प्यारे छात्रों, समाकलन गणित कक्षा 12 के अध्याय में हम लोगों ने अनिश्चित समाकलन पढ़ चुका है। हम लोगों ने समाकलन में एक हिस्सा अनिश्चित समाकलन को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। आज हम निश्चित समाकलन की बात शुरू करेंगे। निश्चित समाकलन के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि निश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन चूंकि इसका मान अद्वितीय होता है, इसीलिए इसे हम निश्चित समाकलन कहते हैं। अनिश्चित समाकलन में जो हम प्लस सी जोड़ रहे थे, यहाँ पे वो प्लस सी हमें नहीं जोड़ना पड़ेगा। जो अनिश्चितता का मानक था, अनिश्चितता का जो द्योतक था, जो प्रदर्शित कर रहा था अनिश्चित, वो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। यदि हम इंटीग्रेशन करें, समाकलन निकालें किसी फलन f का, उसकी रेंज निर्धारित कर दें फ्रॉम ए टू बी। ए x बराबर a है, b x बराबर b है। अर्थात यदि हम कोई इंटरवल ले लें, बच्चों क्लोज्ड इंटरवल a, b हमने ले लिया, जिसे निश्चित समाकलन का परिसर कहते हैं। तो इस इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को जो इंटरवल a, b क्लोज इंटरवल में है, इसे हम निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन दो रूपों में परिभाषित होता है। एक होता है योगों की सीमा के रूप में, समेशन के रूप में लिमिट निकालते हैं, और दूसरा है कि यदि किसी अंतराल क्लोज इंटरवल a, b में कोई प्रति अवकलज किसी फलन का कैपिटल Fx दिया हो, तो निश्चित समाकलन का मान अंत बिंदु मीन्स x बराबर a और x बराबर b पर प्रति अवकलज कैपिटल Fx के मानों, अर्थात कैपिटल Fb माइनस कैपिटल Fa के अंतर के बराबर होता है निश्चित समाकलन हमारा। यहाँ a और b जो हमारे अंतिम बिंदु हैं क्लोज इंटरवल के बंद अंतराल के, इनको हम समाकलन की निम्न सीमा a को तथा b को समाकलन की उच्च सीमा कहते हैं। निम्न सीमा हमारा नीचे लिखा रहता है और समाकलन की उच्च सीमा हमारे ऊपर लिखी हुई रहती है। पहले हम समाकलन को, निश्चित समाकलन को योगफल की सीमा के रूप में देख लें। हमने एक y बराबर fx फलन ले लिया। यह फलन इंटरवल a, b जो क्लोज इंटरवल है उसमें अवकलनीय है। हमारा जो फलन f है वह क्लोज इंटरवल a, b में सतत है। सतत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि जो हमारा ग्राफ बना हुआ है y बराबर fx, वह बीच में कहीं टूटा हुआ नहीं हो। तो a, b के बीच में हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं, अर्थात हमारा ग्राफ y बराबर fx उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, सतत है। हमने ग्राफ ऐसा लिया है, हमने अंतराल ऐसा लिया हुआ है कि उस अंतराल में इस ग्राफ का हिस्सा हमारे x अक्ष के ऊपर रहता है। हमने x बराबर a और x बराबर b के इंटरवल को छोटे छोटे बराबर n हिस्सों में हमने बांट दिया। अर्थात यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी, यह
x बराबर b है यहाँ से यहाँ तक, यह x बराबर a है यहाँ से यहाँ तक, तो p और r के जो बीच की दूरी है वह b माइनस a होगी। हमने n बराबर हिस्सों में इसे बांटा है, एक भाग की लंबाई यदि हम h माने तो हमें मिलेगा b माइनस a बराबर nh या n बराबर b माइनस a अपान h। यदि हम n को बढ़ाते जाएं, n को हम बढ़ा करके n टेंड टू इनफाइनाइट की तरफ ले जाएंगे तो इनके बीच की जो दूरी है वह छोटी होती जाएगी, अर्थात एज n टेंड टू इनफाइनाइट h टेंड टू 0। यदि हम r-1वें और rवें हिस्से के बीच के क्षेत्रफल को हम देखें, घिरे भाग के क्षेत्रफल को देखें, तो इसमें तीन तरह के क्षेत्रफल आ रहे हैं। एक आयत है ABLD, इसका क्षेत्रफल, एक है क्षेत्रफल ABCDA और तीसरा क्षेत्रफल है ABC और M, यह भी आयत है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि जो क्षेत्रफल ABLD है वह क्षेत्रफल छोटा है क्षेत्रफल ABCDA से, और इसका मान भी छोटा है क्षेत्रफल ABC और M से। यदि हम इसको योगफल के रूप में लिखें, हमने r-1वें और rवें के बीच में जो क्षेत्रफल लिया है उसके पहले छोटे वाले हिस्से के योगफल को हम स्मॉल एस से लिखें, और बड़े जो आयत बना हुआ है उसके क्षेत्रफल को यदि हम कैपिटल एस से लिखें तो हमारे स्मॉल एस का मान आता है। चूंकि आयत है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई हमारी fx0 है, चौड़ाई h है, तो क्षेत्रफल आ जाएगा पहले हिस्से का h इंटू fx0। इसी तरह से दूसरे का आएगा h इंटू fx1, तीसरे का h इंटू fx2। हमने h को बाहर निकाल दिया, इसको हमने समीशन के रूप में लिख दिया। फिर यदि हम उच्च आयत के क्षेत्रफलों का योगफल निकालें, Sn का मान निकालें, कैपिटल Sn का मान, कैपिटल Sn का मान यदि हम निकालें तो यह आता है h fx1 प्लस fx2 प्लस डैश 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 fxn तक। इसको भी हमने h सिग्मा r बराबर 1 to n fxr से हमने दर्शाया है। यदि n टेंड टू इनफाइनाइट लिया जाता है लिमिट के रूप में, यदि हम लेते हैं, जब लिमिट n हम बढ़ा करके लेते हैं n टेंड टू इनफाइनाइट, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट स्मॉल एन और कैपिटल एन का जो मान है वह लिमिट हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx के मान के बराबर हो जाता है। अर्थात इस निश्चित समाकलन fx dx का मान इसमें लिमिट हम रख दे n टेंड टू इनफाइनाइट या h टेंड टू 0 हम रख देते हैं, तो निश्चित समाकलन का मान योगफल के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। यह मान है h टेंड टू लिमिट h टेंड टू इनफाइनाइट h ब्रैकेट में f ऑफ a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डैश प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। चूंकि हमने पीछे बताया था कि जो h है वह b माइनस a अपान n के बराबर है, हमने b माइनस a बाहर ले लिया, इसकी मान हमने रखा b माइनस a अपान n। हम क्या कर रहे हैं, h टेंड टू 0 की जगह पे n टेंड टू इनफाइनाइट का मान रखना चाहते हैं, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया है, 1 अपान n यहाँ बचेगा, h टेंड टू 0 की जगह पे n टेंड टू इनफाइनाइट होगा। अब बाकी चीजें ऐसे, ये दो सूत्र हमारे सामने मिलता है जिसके द्वारा किसी फलन के निश्चित समाकलन का मान हम योगफल के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जो रेंज हमारी है इंटीग्रेशन की वह a से लेकर के b तक की है। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने समाकलन, निश्चित समाकलन फ्रॉम a टू b fx dx का मान योगफल के रूप में लिखा। f ऑफ a क्या है,
जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है इंटरवल का ए, उस बिंदु पर फलन का मान है। फिर हमने फलन का मान x बराबर a प्लस एच पर निकाला, हमने फलन का मान x बराबर a प्लस 2h पर निकाला, हमने फलन का मान f a प्लस n माइनस 1 इंटू h पर निकाला, प्राप्त किया। इस फलन के मान को हमने योग कर लिया। हम जानते हैं कि जब हम लिखते हैं y बराबर एफ एक्स तो x हमारा x अक्ष पर मिलता है और f ऑफ a हमारा y अक्ष पर मिलता है। तो y अक्ष पे f ऑफ a मिला, उसमें हमने लिया था आयत, उसकी जो मोटाई थी वह h थी, चौड़ाई। यदि इसका इसमें हम गुणा कर देंगे तो यह एक छोटे से आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा और इन सभी आयत के क्षेत्रफलों को मिला देते हैं तो y बराबर एफ एक्स का जो ग्राफ था फ्रॉम a से b, उनके बीच से घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। और हम जानते हैं कि यह क्षेत्रफल ही एफ एक्स का x बराबर a से x बराबर b के बीच घिरे भाग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अर्थात इस निश्चित समाकलन का मान हमने फलन के योगफल के रूप में और योगफल के लिमिट के रूप में हमने प्राप्त किया है। यह योगफल हमारा h के रूप में दिया हुआ है, इसलिए हमने लिमिट h टेंड टू 0 ली है। यदि हम h की जगह पर n लिखना चाहें, n टेंड टू इन्फिनिट लिखना चाहें, तो अभी हमने बताया था पीछे कि b माइनस a का मान nh के बराबर होता है, तो वहाँ से हम h का मान निकाल सकते हैं b माइनस a अपान n। हमने h की जगह पर b माइनस a अपान n रखा, b माइनस a बाहर ले लें और यह n टेंड टू इन्फिनिट 1 अपान n, अब बाकी ये सारी चीज़ें वही रहती हैं। यदि हम समाकलन की सीमा के रूप में जो निश्चित समाकलन का मान निकाले हैं, उस निश्चित समाकलन को हम प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। प्रथम सिद्धांत से इस योग की सीमा के रूप में हमें समाकलन 0 से 1 x dx का मान निकालना है। x dx फलन f x का मान x के बराबर है। यदि हम पीछे के सूत्रों को देखें, वहाँ हमने लिखा था फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड टू 0 h f ऑफ a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस डैश 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 प्लस f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। एफ एक्स बराबर x के बराबर दिया हुआ है, x का मान a रखेंगे, f ऑफ a का मान a आ जाएगा। यदि हम f a प्लस h मान रखें, चूंकि a का मान 0 है, इंटरवल फ्रॉम a टू b, लोअर लिमिट हमारी 0 है अर्थात a का मान 0 है, अपर लिमिट हमारी 1 है अर्थात b का मान 1 है। तो f ऑफ a का मान a आया और a का मान कितना है, 0 है, तो हमने लिख लिया 0 प्लस f ऑफ a प्लस h का मान a प्लस h होगा, चूंकि a का मान 0 है तो इसका मान केवल h मिलेगा। इसी तरह से f a प्लस 2h का मान 2h मिलेगा, डैश 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 f a प्लस n माइनस 1 इंटू h का मान n माइनस 1 इंटू h के बराबर होगा। जहाँ यह NH का मतलब हो गया पूरा हमारा लंबाई फ्रॉम 0 टू a के बीच की, अर्थात NH का मान होगा b माइनस a अर्थात 1 माइनस 0, जहाँ से NH का मान हमें 1 मिल गया। यहाँ से यदि ब्रैकेट से हम h को बाहर ले लेते हैं, h को बाहर निकालेंगे, यह बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n माइनस 1, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं प्रथम
एक से शुरू हो करके n-1 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। इस योगफल को हम समांतर श्रेणी में हमने योगफल के लिए सूत्र निकाला था। वह सूत्र हमारे यदि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इन पदों का योगफल हमें मिल जाएगा। हम जानते हैं कि 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n+1/2 होता है। यहाँ n की जगह n-1 है, n-1 पदों तक ही हमें केवल ले जाना है 1 से लेकर के, तो इसका योगफल होगा n-1 इंटू n/2 और इसको हमने बाहर निकाला था। ये इस h का हमने ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दिया, लिमिट हम ऐसे उतारते जा रहे हैं, लिमिट h टेंड टू 0। इस h का इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस h का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा NH-H और इस h का इस ला करके n के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मेरा मकसद ये है, हम इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि मेरा मकसद ये हो रहा है कि हम NH की जगह पे 1 रख सकें। NH की जगह पे यदि हम 1 रखेंगे तो यह होगा 1 - h इंटू 1/2 लिमिट h टेंड टू 0। जब हम h टेंड टू 0 कहते हैं, लिमिट निकालने की बात हम लोगों ने सीखा था, समाकलन लिमिट और कंटिन्यूटी में हमने देखा था किसी भी फलन का लिमिट यदि हमें निकालना हो तो सबसे पहला तरीका होता है उस फलन में इस h की वैल्यू को पुट कर देना। यदि पुट करने के बाद हमारा एक वैल्यू रियल वैल्यू मिल जाता है, कोई रियल नंबर यदि हमें मिल जाता है तो हम h का मान इसमें पुट कर देते हैं 0 और जब इसमें पुट करेंगे उसके बाद हम यह लिमिट h टेंड टू 0 नहीं लिखेंगे। हमने h की जगह पे 1 रख दिया, हमने h टेंड टू 0 अर्थात h की जगह पे 0 रख दिया, तो हमारा यह सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाता है 1/2 अर्थात x dx फ्रॉम 0 to 1 का सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में या प्रथम सिद्धांत द्वारा इसका समाकलन निकल गया 1/2। बच्चों, कैलकुलस की आधारभूत प्रमेय की बात कर लें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में पहला इसका में नियम नहीं करना है। पहला दिया हुआ है समाकलन गण की प्रथम आधारभूत प्रमेय ये है कि बंद अंतराल क्लोज इंटरवल a to b पर f एक संतत फलन है और ax क्षेत्रफल फलन है, तो a का डैश fx के बराबर होता है। बच्चों, जो क्षेत्रफल फलन है उसका जब हम अवकलन निकालेंगे तो वह इस fx के बराबर मान देगा, जो फलन हमारा fx दिया हुआ है, जो कंटिन्यूअस फलन है हमारे इंटरवल में। अर्थात यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, ax पर पहले डिफरेंशिएशन का चिन्ह लगा है, उसके साथ यदि हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे तो बचेगा केवल ax क्षेत्रफल फलन। और यदि हम राइट हैंड साइड पर इंटीग्रेशन को ऑपरेट करें तो इंटीग्रेशन मिलेगा fx dx अर्थात fx का समाकलन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। तो हमें पहली ये आधारभूत में हमने पा लिया है, हमने प्राप्त किया है कि किसी भी क्षेत्रफल फलन का अवकलन दिए गए फलन जो कंटिन्यूअस फलन है हमारे अंतराल बंद अंतराल a, b में उसके मान के बराबर होता है। माना बंद अंतराल हमारा दिया हुआ है a, b और इस पर एक कंटिन्यूअस फलन है और इस कंटिन्यूअस फलन f का प्रति अवकलज कैपिटल F है, अर्थात स्मॉल f का समाकलन निकालें तो कैपिटल F मिल रहा है। हम जानते हैं कि फ्रॉम a to b fx dx का जो मान है fx का समाकलन हमने देखा कैपिटल F है, तो हमने लिख लिया कैपिटल F x। इस पर समाकलन जब हमने निकाल दिया तो इस पर हमने
हमने फ्रॉम ए टू बी इस पर हमने अपडेट कर दिया। जो हमारी लिमिट है, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी, हमने यहाँ ए और यहाँ बी लिखा। फलन के मान में x की जगह पे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, क्योंकि जब हम इसका समाकलन निकालेंगे तो यह fx प्लस कैपिटल C होगा। x की जगह पे जब हम b रखेंगे तो यह आएगा fb प्लस c माइनस लोअर लिमिट हम रखते हैं, अर्थात x की जगह पे हमने a रखा, लोअर लिमिट रखा, यह हो जाएगा f a प्लस c। देख लेते हैं, प्लस c, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस c मिलेगा, तो प्लस c और माइनस c दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो बचेगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। अर्थात हम कहेंगे कि किसी फलन की निश्चित समाकलन का मान उस फलन के समाकलन में अपर लिमिट का मान रखें, फिर माइनस करके लोअर लिमिट के मान को घटा दें। यहीं से हमें एक चीज मिला है कि निश्चित समाकलन करने पर स्वच्छ अचर अपने आप विलुप्त हो जाता है, और जब स्वच्छ अचर रहेगा नहीं तो हम इसको निश्चित न कह करके अनिश्चित न कह के इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। प्यारे बच्चों, समाकलन की दो तरह के निश्चित समाकलन का हमने मान सीखा है, एक योगफल के रूप में और एक आधारभूत प्रमेय के रूप में, अर्थात फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मान कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए के रूप में हमने मान निकालना देखा है। इस पर आधारित एक हमने एग्जाम्पल ले लिया है। क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन 2x, 1 को हमने लिख लिया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, अब माइनस साइन 2x को हमने लिखा 2 साइन x इंटू कॉस x। क्या मिल जाएगा? यह cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर होगा, जो करनी से जब बाहर निकलेगा तो केवल बचेगा cos x माइनस साइन x। अब देखें, चूंकि यहाँ जो हम इंटरवल ले रहे हैं फ्रॉम पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में लेते हैं, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में साइन x का मान पॉजिटिव होता है, cos x का मान निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमने इस अंतर को दूर करने के लिए एक माइनस चिन्ह लगा दिया, अर्थात इसको हमने हल किया तो यह निकला साइन x माइनस cos x। अब इसका हम समाकलन निकाल दें। साइन x का समाकलन होता है माइनस cos x का समाकलन होता है साइन x, इसके साथ माइनस जुड़ा है तो यह माइनस हो गया, और उसके बाद हमने लिख दिया साइन x। यदि हम अपर लिमिट की बात करें, जो हमारा इंटीग्रेशन आया वह आया माइनस cos x माइनस साइन x। x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो पाई बाई 2 x की जगह पे, तो माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, यह फलन के समाकलन का मान अपर लिमिट पर हो गया। फिर हमने माइनस लिखा बीच में, और फलन के समाकलन का मान लोअर लिमिट पर निकालेंगे, अर्थात x की जगह पे पाई बाई 4 हमने लिखा, माइनस कॉस पाई बाई 4, बीच में यह माइनस है साइन पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 का मान cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 का मान रख करके यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह मान आ जाता है अंडर रूट 2 माइनस 1। एक और एग्जांपल हमने लिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4 x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x। x के सापेक्ष में निश्चित समाकलन का मान निकालना है। यदि हम x से दोनों पदों को यदि कटा देते हैं भाग दे करके, तो x स्क्वायर अपॉन x करेंगे तो x आएगा, प्लस 2x अपॉन x करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर एक dx छूट गया टाइपिंग में, यहाँ dx भी होगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ dx होगा ही, जो प्रदर्शित करेगा कि हम समाकलन किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। यदि हम फ्रॉम 0 टू 4 x प्लस 2 का समाकलन निकालें तो यह हो जाएगा x का
समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 में अपर लिमिट रखेंगे, एक्स की जगह पे 2 रखेंगे, यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर बटा 2 अर्थात 16 बटा 2। और यहीं पर यदि हम लोअर लिमिट रख देते हैं x की जगह पे 0 तो इसका मान माइनस में हो जाएगा 0 प्लस 2 का यदि हम x के साथ समाकलन निकालेंगे तो 2x आ जाएगा। x की जगह पे अपर लिमिट 4 रखेंगे, 2 इंटू 4 बराबर 8 आया, और माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। ये 1/2 नहीं है, इसको ये गलती इस टाइप हो गया है। 16/2 8 प्लस 8, यह उत्तर हो गया हमारा 16। इस तरह से हमने देखा, एक हमने एग्जांपल लिया था फलन के योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान निकालना, और हमने 2 एग्जांपल लिया है जिसमें हमने समाकलन निश्चित समाकलन का मान फलन के समाकलन पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के वैल्यू के डिफरेंस के रूप में हमने मान निकाला है। प्यारे बच्चों, निश्चित समाकलन को 2 रूपों में पढ़ने के बाद उस पर हमने एग्जाम्पल देखा, उस पर हमने थ्योरम भी देखा है। आज की कक्षा पर आधारित हम आप लोगों को कुछ गृह कार्य दे रहे हैं। इसको हल करने के बाद आपको लगेगा कि आप समाकलन हमसे बेहतर ढंग से क्वेश्चन हल करना सीख गए हैं। पहला हमने क्वेश्चन दिया है फ्रॉम 0 to π/4 tan x dx, इसका मान निकालना है। दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है फ्रॉम 0 to π/2 cos³ x dx। तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम 0 to 2 5x + 2 अपॉन x² + 4 dx। और चौथा हमने दिया है आप लोगों को फ्रॉम b to a 1 अपॉन a² + x² dx। इस होमवर्क को आप कर लीजिएगा, और होमवर्क को करने के बाद कल की कक्षा में हम लोग देखेंगे निश्चित समाकलन। यदि हमारे निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन नहीं आ पाता है तो उस समय हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा निश्चित समाकलन का मान निकालते हैं। उसमें हम फलन के चर को प्रतिस्थापित करते हैं, तब फलन की लिमिट को भी हमें प्रतिस्थापित करनी पड़ती है। ये हम कल की क्लास में सीखेंगे। आज केवल इतना ही, धन्यवाद।